फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल हमने नैदानिक पोषण और आहार की के विषय में पढ़ा था और आज हमारी जो क्लास होगी जन पोषण तथा स्वास्थ्य की होगी। आप में से जिसके पास भी एनसीईआरटी होगी वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बिल्कुल मैं क्लास को बिल्कुल चैप्टर वाइज लेकर चल रही हूँ। ये नहीं कभी कुछ करा दिया कभी कुछ करा दिया, दो क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, 5 क्वेश्चन वहाँ से ले लिए। तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस में करा रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से। प्रश्न भी मैं जितना बना सकती हूँ पूरा कोशिश कर रही हूँ। कम भी बन रहा है किसी लेसन से तो भी मैं थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके आपके 25 प्रश्न पूरे कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है कि 25 क्वेश्चन एक लेसन से बन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसी में देख के समझ के बना देती हूँ लास्ट में प्रश्न। जिससे ये होता है ना कि एक तो सीक्वेंस बना रहता है कि 25 क्वेश्चन आपको एक क्लास में मिल रहा है। दूसरा ये कि मैं मतलब 2 लेसन एक क्लास में नहीं ऐड होते हैं, मतलब हर क्लास का अलग अलग लेसन आपको रोज़ पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो खिचड़ी सी पक जाएगी अगर आप नोट्स बना रहे होगे कि समझ जाओ, मतलब अलग अलग लेसन जो है तो आप आराम से अलग अलग लिख सकते हो कि हाँ मेरा इसका भी नोट्स तैयार है और इसका भी तैयार है। ठीक है, खिचड़ी नहीं पकेगी कि एक ही में सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जो नए आए हों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से कहना तो खैर बेकार की ही चीज़ है ये, जिन्हें करना होता है वो खुद ही कर देते हैं, लेकिन ये है कि मेरा ये फ़र्ज सा बन गया है क्योंकि मेरा चैनल है तो मैं अपना रोज़ रोज़ जो है यहाँ पर फ़र्ज निभाती हूँ और आप में से बहुत कम लोग हैं जो अपना फ़र्ज निभाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है? ठीक है, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन कहलाता है, जन स्वास्थ्य कहलाता है, सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है या फिर उपर्युक्त तो सभी कहलाता है? ठीक है, तो ये पढ़ लिया प्रश्न आपने, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, जन स्वास्थ्य ये कहलाता है। ठीक है, जो भी लोग हैं हम लोग क्या करते हैं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हम सभी लोग क्या करते हैं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए, या फिर कुछ गवर्नमेंट के प्लानिंग है। बहुत सारे आप जानते हो नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, आज मैं क्लास सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप जानते हो मैं आपको बताती हूँ जब भी सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड करती हूँ तो थोड़ा बोलने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, एकदम से उठो और बोलने लगो, आदत में नहीं है मेरी तो यहाँ पर आवाज़ अटक रही है। आज जन स्वास्थ्य है, मैं आप लोगों से हर बात शेयर कर लेती हूँ, बस इतनी ही मेरी कमी है और आप लोग उसके विषय में पता नहीं क्या क्या सोचते हो, वो आप ही को पता होगा। क्वेश्चन 2 है, जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य है अल्प पोषण को रोकना, अति पोषण को रोकना, अनुकूलतम पोषण प्रदान करना, डी है निम्न में से सभी। यहाँ पर आपको जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य बताना है कि ये अल्प पोषण को रोकने के लिए मतलब ये प्लान है। ठीक है, जन जन का स्वास्थ्य है, अति पोषण को रोकने के लिए ये प्लान है, या फिर अनुकूलतम पोषण प्रदान करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? देखो, जब अल्प पोषण रोकोगे तो कुपोषण रुकेगा आपका। ठीक है, अति पोषण रोकोगे तो क्या होगा? जो मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी समस्याएं रुक जाएंगी। तो इसका मतलब आपने ये भी रोक दिया, ये भी रोक दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? अनुकूलतम पोषण प्रदान कर रहे हो। तो डी ऑप्शन सही है, जो आपके शरीर को अच्छा है उसे हम अनुकूलतम पोषण कहेंगे। क्वेश्चन है 3, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का %, बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। क्या 20% बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, बी है 30% बच्चे मर जाते हैं, सी है 50% या फिर डी है 80%? तो यहाँ पर जो प्रश्न का आपका उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन 50%। हमारे देश में कह लें या फिर हर जगह कुपोषण के विपरीत इतनी कंडीशन खराब है कि क्या होता है 50% बच्चे, 50% मतलब एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, मतलब जितने बच्चे पैदा हुए उनमें से आधे बच्चे मर जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है, लेकिन ये जो है अब जब तक नया नहीं आता है तब तक इसमें आप इसी को मानोगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन 4 की, 5 वर्ष से कम आयु के %, बच्चों की मृत्यु का कारण।
हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत में जन्म लेने वाले प्रति बच्चों में लगभग हर डैश बच्चा निम्न भार वाला होता है। मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कौन सा बच्चा जो होगा निम्न भार वाला होगा? तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, 10वां बच्चा। तो यहाँ पर हर पांचवा बच्चा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कितने में से एक बच्चा जो है अल्प भार वाला होता है। तो आप कहोगे 5 पैदा हुए, 5 में से कम एक बच्चा जो है कैसा होगा? अल्प भार वाला होगा। तो या तो 5 में से एक जो है अल्प भार, निम्न भार का मतलब है अल्प भार, ठीक है, होगा। या फिर हर पांचवा बच्चा आप मान लो, ठीक है, 5 पैदा हुए तो उनमें एक होगा ना, तो हर पांचवा बच्चा जो है, जैसे डायबिटिक हमारे देश में कहते हैं कि भारत राजधानी कही जाती है मधुमेह की, ठीक है। तो कहते हैं हर 5, अगर आप सबका काउंट करोगे तो हर 5वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मतलब 5 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ निकलेगी ही निकलेगी। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है बच्चों में, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, भारत देश में निम्न पोषणता की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभाव बच्चों और प्रौढ़ों पर पड़ता है। ए ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्वों का, बी है स्थूल पोषक तत्वों का, सी है जटिल पोषक तत्वों का, निम्न में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पोषण का, बच्चों पर पड़े या फिर कह सकते प्रौढ़ों पर पड़े, तो ये पड़ता है सूक्ष्म पोषक तत्वों का। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं आप जानते हो, आयरन हो गया सूक्ष्म है, जिंक है सूक्ष्म है, विटामिन ए, ये सारे देखो आयरन, इनको नोट कर लेना, ये प्रश्न बनते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आयरन हो गया, खासतौर से जो खनिज वगैरह होते हैं, विटामिन हो गए, ये आपके क्या होते हैं? सूक्ष्म के अंतर्गत आते हैं। कम मात्रा में चाहिए होती है लेकिन इनकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, विटामिन ए हो गया, विटामिन ए हो गया, इसके साथ साथ सी हो गया, विटामिन सी हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हो गया। और अगर बात करें फॉलिक अम्ल हो गया आपका B9, फॉलिक अम्ल का मतलब हो गया B9, विटामिन B9, ठीक है, फॉलिक अम्ल हो गया, ओके। और इसके साथ ही साथ B12 जिसको हम साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, विटामिन B12, ठीक है। तो ये सारे क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब बात आती है स्थूल पोषक तत्व कौन है भाई? स्थूल पोषक तत्व क्या है, इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि आप जानते हो, हम कह सकते हैं नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? पोटेशियम और मैग्नीशियम। खासतौर से इसमें आपको कुछ खनिज देखने को मिलेंगे और कुछ कार्बनिक तत्व देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कई बार आप ये भी नोटिस करोगे स्थूल पोषक तत्व आप जानते हो प्रोटीन वगैरह को भी मान लिया जाता है। क्यों? प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन को, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, कार्बन निकलती है इनसे। तो कई बार आपको सीधे सीधे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, कई बार आपको इनके जो होते हैं इनके अंदर जो हमें सिंपल फॉर्म प्राप्त होती है वो मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे अमीनो अम्ल हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जटिल के अंतर्गत क्या आते हैं? जटिल पोषक तत्वों के अंतर्गत तो वही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये भी इसी के अंतर्गत, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जटिल होते हैं और ये सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और मतलब इनको स्थूल और जटिल लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन स्थूल में आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जटिल में क्या होता है आपके मेनली ये 3-4 ही आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, ये 3-4 आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन है 7, लगातार पोषक तत्वों के अभाव से विकास प्रभावित होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक या निम्न में से सभी। अब देखो ये 12th क्लास तक की बुक है और ऐसा नहीं ये प्रश्न आते नहीं, ये प्रश्न भी आते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट, पढ़े होंगे तो डिफिकल्ट भी लगेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे भैया, क्योंकि लेवल 12th क्लास का है, ओके। हमारी जो इतनी बड़े लेवल की बुक्स हैं कॉम्पिटिशन की, उनमें भी बहुत से क्वेश्चन ईजी होते हैं, बहुत से क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। और ईजी और टफ का डिफरेंस कितना है बताऊं? जिसने पढ़ रखा है उसको चीज़ें कुछ इजी हो जाती। मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपको यही इजी है। अब यहीं पर एक बिल्कुल अभी पीजी करके कोई बच्चा आया है, ग्रेजुएशन करके आया है, वो पढ़ने बैठेगा तो उसी के लिए प्रश्न डिफिकल्ट हो सकता है। तो
मतलब टफ और इजी के बीच में भी एक डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है। जो चीज़ आपने पढ़ ली वो आ जाए तो वो हमारे लिए इजी है, जो आपने नहीं पढ़ी है वो चीज़ क्या है आपके लिए टफ है। तो हमें तो क्या है, सबका ध्यान रखना होता है, जो नए कॉम्पिटिटर हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, जो पुराने हैं वो भी, उनका भी ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैंने नहीं बनाया, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। NCERT के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 2.5 मतलब 2.5 kg से कम के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कम वजन वाले माने जाते हैं। पूछा जाता है ना कि कौन सा बच्चा जो है कम वजन वाला है, तो 2.5 किलोग्राम से कोई कम बच्चा है जो 2.5 किलोग्राम वजन से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून भार वाला बच्चा हम इसको कहेंगे, ठीक है। या फिर 2500 ग्राम से कम है, 2500 ग्राम, ओके, 2500 ग्राम से अगर कम है तो उसको भी हम न्यून भार की श्रेणी में रखेंगे कि ये बच्चा कम है, इसका वजन कम है, मतलब इसका भार कम है, इसका वजन कम है, तो इसका मतलब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम है, ठीक है। इसको मतलब इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है, एक संतुलित डाइट इसको नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन है 8, विशेषज्ञों के अनुसार कुपोषण के कारण उत्पादकता में क्षति जीवन भर की कमाई का कितना प्रतिशत से अधिक होती है? ए है 5%, बी है 10%, सी है 15%, डी है 20%। देखो, जो आप ये जन पोषण तथा स्वास्थ्य पढ़ रहे हो ना, ये कोई सिर्फ इससे संबंधित नहीं है कि व्यक्तियों को कितना पोषण मिल रहा है। जब आपको पोषण नहीं मिलता है ना, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, मान लो बच्चा पेट में था, उसी समय से उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, अब वो पैदा हुआ तब भी उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ये जो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण लगातार जो उसके अंदर कुपोषण की स्थिति है, कुपोषण की स्थिति बनी हुई है, उससे बच्चा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, कमज़ोर होगा अब ये बच्चा। अब जब ये बच्चा कमज़ोर होगा तो ये ऐसा नहीं है अभी कमज़ोर है, ये इसकी कमज़ोरी कब तक बनी रहेगी, जब तक ये प्रौढ़ होगा, जब तक ये वृद्ध होगा, जीवन पर्यंत ये बच्चा कमज़ोर लगेगा। जैसे अब आपने होम साइंस में इतना न्यूट्रिशन साइंस पढ़ लिया है कि आप देख के ही बता सकते हो कौन से लोग कमज़ोर हैं। आप बहुत गरीब तबके के लोगों में चले जाओ, अभी भी आप रोड से निकलो तो आपको बहुत से लोग ऐसे दिखते होंगे जो बिल्कुल पतले दुबले सुते हुए से होते हैं, ठीक है। उनमें ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हर पतला दुबला सुता हुआ, कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन लगभग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो इसलिए आपको पतले दुबले अजीब से सुते हुए दिखते हैं क्योंकि उन्हें शुरू से सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, वो शुरू से कुपोषित रहे होते हैं। अब उस क्योंकि शुरू से कुपोषित हैं तो उनके शरीर की क्षमता जो होती है, उत्पादक क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, उनकी गरीबी का ये भी कारण है कि उनका जितना शरीर चलता है वो एक दिन में कमाते हैं और एक दिन में खा लेते हैं उसको, फिर दूसरे दिन कमाने जाते हैं, उससे ज़्यादा वो मेहनत कर ही नहीं पाते हैं। और दूसरा, शिक्षा वगैरह का अभाव होता है, उन्हें जानकारी भी नहीं होती कि हम कैसे काम करें जो अपनी जो है अर्निंग को बढ़ा सकें। दोनों रीजन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, तो जन पोषण पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत बात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग इस बात से भागना मत, मैं इतना लंबा बोल रही हूँ, ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। जो उत्पादकता में क्षति जीवन भर की कमाई का कितना प्रतिशत, तो कोई बच्चा जो शुरू से कमज़ोर है वो बड़े पे भी कमज़ोर रहेगा, तो उसका जो उत्पादन क्षमता, अगर वो कमज़ोर नहीं होता तो वो पूरा 100% जो है मेहनत करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी 10% मेहनत कम हो जाएगी, और 10% मेहनत करने का मतलब है उसकी उत्पादकता भी कम होगी। जैसे मान लो एक आदमी है, कोई कह सकते हैं किसान है, वो खेती करता है, तो उसे 100% अपनी खेती में से हम लाभ पाना चाहिए क्योंकि वो अपने हिसाब से 100% मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं, वो 90% ही मेहनत कर पा रहा है, लगभग 10% वो मेहनत मतलब उसके मुकाबले कम कर रहा है जो एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति है उसके मुकाबले, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10% जो है उसकी कमाई भी कम होगी, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन नए बच्चों को, हमारे साथ कुछ नए बच्चे जुड़े हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। जो समझदार हैं वो पूछते हैं, करते हैं कोशिश, जो समझदार नहीं है वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उन्होंने खुद पढ़ा नहीं है और हमें बताते हैं ये प्रश्न नहीं आता, वो प्रश्न नहीं आता। अरे ज़रूरी है जो नहीं आया वो आ भी तो सकता है, ये भी तो सोचो, ठीक है। जो आते हैं सो आते हैं, तो क्या आए हुए ही सारे कराती रहूँ और चैनल की तरह मैं रोज़? भारत में अधिक समस्या है अल्प पोषण की, अति पोषण की, संतुलित पोषण की, उपर्युक्त सभी की। अब आप कहोगे उपर्युक्त सभी की, तो बिल्कुल भी नहीं। भारत में पूछा जा रहा है अधिक समस्या किसकी है, अधिक, ठीक है, अधिक किसकी है, तो अधिक समस्या है बच्चों किसकी, कुपोषण की, मतलब अल्प पोषण की। अधिक समस्या जो है वो अल्प पोषण की है। क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर बच्चे न्यूट्रिशन की कमी से परेशान हैं। ठीक है, अति पोषण तो खाली रईसों में है, तो लेकिन वो भी अभी तक इतनी नहीं थी, अब ये समस्या बढ़ रही है अति पोषण की। और संतुलित पोषण तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। संतुलित पोषण अगर लेने लगे तो ये वाली और ये वाली तो समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। ठीक है, संतुलित पोषण आते ही ये दोनों समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, अति पोषण और अल्प पोषण की। तो यहाँ पर पूछा है अधिक समस्या भारत में किसकी है, तो अल्प पोषण की है, कम आहार की है, बच्चों को न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पाता है उसकी है। ठीक है, क्वेश्चन है 10, पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कुपोषण का भार उठा रहा है दोहरा भार, तिहरा भार, चौरस भार या उपर्युक्त सभी। एक प्रश्न अभी जल्द में ही शायद बीपीएससी में पूछा गया था, उसमें कुछ इसी तरीके से होता है, प्रश्न था भारत कुपोषण का जो भार उठा, मतलब ये सीधे जैसे मैंने बनाया ऐसे प्रश्न नहीं था, भारत कुपोषण में दोहरा भार उठा रहा है कुछ इस तरीके से। अब मुझे प्रश्न नहीं याद है, पर मुझे इतना याद है कि कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था प्रैक्टिस में। ठीक है, तो वो क्या है, दोहरा भार उठा रहा है। दोहरा भार किसको कहेंगे, एक तो जो अभी हम बता रहे थे अल्प पोषण की समस्या है, और दूसरा एक जो अधिक न्यूट्रिशन जो लोग ले रहे हैं। ठीक है, अति पोषण की समस्या, दो चीज़ों की समस्या। कौन सी, अल्प पोषण, ओके, अल्प पोषण की समस्या कि भाई जो जिनके पास पोषण है ही नहीं उनकी पोषण की कमी को दूर करना, और दूसरा अति पोषण, जो लोग अति पोषण लेके बहुत सारी बीमारियों की मतलब बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, मधुमेह है, ये सब क्या, मोटापा, ये सब अति पोषण की देन है। तो इसको भी रोकना और इसको भी रोकना, दोनों को रोकना यहाँ पर ज़रूरी है, दोनों को समझाना है और संतुलित आहार प्रदान करना है। ठीक है, तो इनके लिए तो समझा के काम नहीं चलेगा, इनको तो भाई आपको खिलाना पड़ेगा न्यूट्रिशन, तभी काम चलेगा। लेकिन जो अति पोषण है इनका काम थोड़ा समझा के भी चल सकता है, इनको जानकारी देकर भी चल सकता है कि भैया थोड़ा कम खा लो, जितना खा रहे हो आपकी बीमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पर दोहरा पोषण का भार हमारा देश उठा रहा है। क्वेश्चन है 11, जन स्वास्थ्य पोषण भिन्नता रखता है जीव विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, नैदानिक पोषण और आहार की से, डी है उपर्युक्त सभी से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए जो जन स्वास्थ्य है ये कैसा है, बहुविषयक है, बहुविषयक विषय है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये सोशल साइंस में भी आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। जब आप ईवीएस पढ़ोगे आप देखते हो कि छोटे क्लासेस की ईवीएस में भी थोड़ा बहुत जन स्वास्थ्य के विषय में दिया होता है। तो ये बहुविषयक है, बहुत सारे विषयों में आपको जन स्वास्थ्य पोषण के विषय में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सा संबंध या फिर कौन सा भिन्नता रखता है, मतलब कौन सा जन स्वास्थ्य पोषण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कल आपने क्या पढ़ा था, कल आपने पढ़ा था नैदानिक पोषण और आहार की, यही जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निदान पोषण का किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर डाइट प्लान उस तरीके से नहीं किया जाता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई तो आपको उसका डाइट प्लान करना है। यहाँ पे हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हम बस क्या करते हैं जो जन जन में समस्या है कुपोषण की उसको दूर करने के लिए उन्हें थोड़ा जागरूक करते हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं दवाइयों के रूप में, जैसे कि कह सकते हैं जो पोलियो की खुराक है, या फिर पोलियो की खुराक नहीं कह सकते, आयरन की खुराक है देते हैं जिससे उनकी आयरन की कमी दूर हो जाए। विटामिन ए की खुराक दी जाती है, 6 माह में बच्चे को विटामिन ए पिलाया जाता है, ये उदाहरण ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, आयरन है, विटामिन है, पोलियो एक अलग विषय हो गया। तो ये जो चीज़ें हम उनको पिला रहे हैं खिला रहे हैं वो अलग विषय है उनके कुपोषण। लेकिन जो नैदानिक पोषण और आहार की है ये एक अलग विषय है, ये हर जगह ऐसी जगह चलता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ भी चलता है। ठीक है, वहाँ भी चलता है, वो ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा चलती हैं, लेकिन इसलिए इसका बहुत ज़्यादा संबंध इससे नहीं है। नैदानिक पोषण तथा आहार की से जन स्वास्थ्य का संबंध नहीं है, इससे ये भिन्न विषय है। ठीक है, इसीलिए नहीं तो हम इसी में मतलब एक ही में दोनों को पढ़ लेते, नहीं, जन स्वास्थ्य इसीलिए हम अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नैदानिक पोषण से भिन्न है, लेकिन ये जीव विज्ञान से भी संबंध रखता है, सामाजिक विज्ञान से भी संबंध रखता है, सामाजिक प्रबंधन से भी ये संबंध रखता है। ठीक है, जो भी आपके जैविक व्यवहार होते हैं उनसे संबंध रखता है, ये कई विषयों से संबंध रखता है, लेकिन ये नैदानिक पोषण आहार की से संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन 12 है, जन पोषक ज्ञान एक विशिष्ट भाग है जिसका विकास हुआ है पोषणात्मक व जैविक दृष्टि से, बी है व्यवहार संबंधी दृष्टि से, सी है सामाजिक और प्रबंधकीय विज्ञान की दृष्टि से, डी है उपर्युक्त सभी। तो जन पोषक का ज्ञान जो है ये एक सच में एक हमारे जीवन का विशिष्ट भाग है और इसका विकास इन सभी के लिए हुआ है। पोषणात्मक
बात जैविक दृष्टि से भी हुआ है, जो भी हम जीव हैं सब, ठीक है, हम ही लोग, हमारे ही सुधार के लिए ये हुआ है, ठीक है, हमारे ही पोषण में सुधार के लिए हुआ है इसका जो मतलब विकास हुआ है। व्यवहार संबंधी दृष्टि से भी भाई व्यवहारिकता है इसके अंदर, तभी तो ये लोगों के विषय में सोचता है, भाई लोगों की समस्याओं से ये भी मतलब समस्याएं इसको प्रभावित करती, तभी तो ये लोगों की समस्याओं को हल करने की, चाहे वो पोषण संबंधी समस्या हो, ठीक है, या अधिक पोषण संबंधी समस्या, उनको रोकने का प्रयास करता है ना। सामाजिक और प्रबंधकीय विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल एक प्रबंधक की तरह ये कार्य करता है। ये थोड़ी ना है कि आपके यहाँ गए और आपको देखा आप कमज़ोर हो तो आपको कुछ खाने को दे दिया, दूसरे के यहाँ गए उसको देखा कमज़ोर है उसको खाने को दे दिया, तो ऐसा नहीं है। एक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट है, उस दृष्टि से ये समाज में जो है काम करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, चाहे वो देसी मतलब भारतीय सरकार की योजना हो या विदेशी योजनाएं हों, तो ये सम्मिलित रूप से काम करती हैं, तो ये एक मैनेजमेंट के थ्रू चलता है, ठीक है। क्वेश्चन है 13, लोगों का एक ऐसा विशेष समूह जिनकी भाषा, सरकार व स्वास्थ्य समस्याएं एक जैसी होती है कहलाता है जन स्वास्थ्य। समुदाय, समाज व राष्ट्र यदि है उपर्युक्त सभी। हमेशा याद रखना, जो समुदाय आपका होता है, ये लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाएंगी, जैसे कि इनकी भाषा एक होगी, इनकी सरकार एक होगी, इनका राष्ट्र भी एक होगा, इनका राज्य एक होगा, इनका शहर एक होगा, तो सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, इनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी एक जैसी होंगी। मान लो किसी क्षेत्र में हैजा फैला है तो वो सबकी समस्या एक ही है ना, तो यहाँ पर समुदाय जो है, समुदाय मतलब जो होता है यहाँ पर सही आंसर होगा। जो समुदाय होता है वो एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिनका सब कुछ, भाषा, राज्य, जगह, सब कुछ एक जैसी, समस्याएं एक जैसी होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का निर्धारण किस माप के माध्यम से किया जाता है? क्या BMR के माध्यम से किया जाता है, RDI के माध्यम से किया जाता है, मानव मितिक के माध्यम से किया जाता है, या निम्न में से सभी? तो आप जानते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विषय में कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी इसमें दे रखी थी, लेकिन इतने जानता, मैंने जो न्यूट्रिशन साइंस का आपको प्रैक्टिस कराएं, बहुत सारे कराएं, पूरा घटना चक्र कराया है, तो उसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की काफ़ी हद तक हमने बात कर भी ली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया, बस प्रोटीन वो कुपोषण जो होता है, कह सकते हैं जो मरासमस होता है वो किससे होता है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से होता है। क्वाशियोरकर खाली प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, तो हमने एक थोड़ा अलग जो क्वेश्चन बन रहा था उसको उठाने की कोशिश की है, ये शायद आप नहीं कर पाओगे। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो निर्धारण होता है वो मानव मिति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं मानव मिति का मतलब क्या हो गया, भार अथवा ऊंचाई, ठीक है, भार अथवा ऊंचाई से है। अगर किसी व्यक्ति का भार कम है, ठीक है, भार कम है मतलब वो कुपोषित है, ये मतलब उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिला इसलिए उसका भार कम है, या उसके शरीर का जो ऊंचाई है उसकी उम्र के मुकाबले नहीं है। देखो भार और ऊंचाई का दोनों का संबंध किससे होता है, उसकी एज से होती है। भार जो होता है एक एज के हिसाब से होता है, ऊंचाई भी उसकी एज के अनुसार होता है। मान लो 5 साल का बच्चा है, उसका जो भार होना चाहिए, जो लंबाई होनी चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो कुपोषित हो सकता है, वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित हो, ठीक है। तो इसकी हम जांच मानव मिति जांच के द्वारा करते हैं। बकाया BMR जानते हो आप, अनैच्छिक क्रियाओं को मापता है, मेरी जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनमें कितनी ऊर्जा का व्यय हो रहा है, BMR के माध्यम से हम मापते हैं, ठीक है। RDI आप जानते हो क्या होगा, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, ठीक है, जो डाइटरी आता है ना RDA, उसी में बहुत सारे टर्म आते हैं, आप जानते हो, उसी में एक RDI भी होता है जो रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक मतलब एक इंटेक मतलब एक लिमिट बताता है कि कोई भी चीज़ इतनी इंटेक हमें खानी चाहिए, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ें थी। बकाया मानव मिति जांच जो होती है या माप इसमें की जाती है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 15, छिपी भूख जैसा शब्द प्रयोग में लाया जाता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में, या फिर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में, या फिर कुपोषण को में, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। मतलब जो छिपी भूख जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है वो इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है? तो छिपी भूख जैसा जो शब्द की अगर हम बात करें तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, आपके आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, आयरन के साथ साथ आप जानते हो जो भी आपके मिनरल्स होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आयोडीन है, आयरन है, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इन जब पोषक तत्वों की कमी से हमें समस्याएं होती हैं तो हम इसको छिपी भूख कहते हैं।
क्योंकि ये चीज़ें शो नहीं हो पाती। नॉर्मल क्या होता है, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके अंदर जो डेफिशिएंसी हो रही है आपको उसकी भी भूख है, ठीक है। तो ये छिपी भूख होती है भाई। आपको अगर जांच नहीं कराओगे, अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें कुछ समस्याएं होती तो हम समझ जाते हैं भाई खून की कमी हो रही है, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता है। तो वो उनके लिए क्या, छिपी भूख है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। वही इसमें सारी वही चीज़ें आ जाएंगी। विटामिन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, आयोडीन है, जिंक है, लौह तत्व है, ये सारी क्या है, छिपी भूख के उदाहरण है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, आयरन की कमी से होने वाली मुख्य समस्या क्या है? अरक्तता, घेंगा, रतौंधी या रिकेट्स। इनके विषय में भी काफ़ी कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा दे रखा था, तो मैंने सोचा एक में ही निपटा दो। अरक्तता आयरन की कमी से, मतलब वही दे रखा था जो बेसिक से पूछा जाता है। तो आयरन की कमी से पूछा जाए तो अरक्तता एनीमिया हो जाता है, ठीक है। घेंगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। अब मैं इनको अलग अलग क्या बनाती है, तो 50 बार प्रश्न कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से आ जाता है, तो मैंने सोचा एक ही में निपटा दो सबको, तो ठीक है, विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, आयरन की कमी के कारण दिखाई देने वाले संकेतों में सम्मिलित है सामान्य पीलापन, नेत्र श्लेष्मा व जीभ पर पीलापन, सी है नक परतों और कोमल तालू में पीलापन, डी है निम्न में से सभी। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है, जब आयरन की कमी हमारे शरीर को होती है। एक बार आप लोग नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई एनसीईआरटी, हर कोई आपसे कहेगा मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने खुद एनसीईआरटी के नाम पर देखा है लोगों को कि इक्का दुक्का प्रश्न आपको मिलता है टॉपिक वाइज। होम साइंस एनसीईआरटी शायद ही आपको कोई पढ़ा रहा होगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा तो ख्याल करिए किसी का, ओके। आप लोग सच बताऊं, आज मैंने शायद बोला भी एक वीडियो में कि मैं चाहती हूँ मुझे होम साइंस पर बच्चे मिले, लेकिन मुझे लोग किस पर मिल रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा वीडियोस बनाते हैं, चाहे हम मोटिवेशनल कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर हम कोई भी वीडियो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर बना रहे हैं, हमें व्यूज़ वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट होम साइंस है। आप लोग ये वीडियोस देखते नहीं हो, तो हमें अपना टारगेट पूरा करने के लिए उसका सहारा थोड़ा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चों की आवश्यकता भी है। इस समय सब बच्चे परेशान हैं, चाहते हैं वो, मतलब कि हमें न्यूज़ मिलती रहे। कुछ जगह वो न्यूज़पेपर भी नहीं आता है बहुत से घरों में, तो इसलिए वो मैं सोचती चलो वो भी उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिनके पास न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आता। लेकिन मैं जब यहाँ पर आई थी काम करने यूट्यूब पर, तो मेरा यही मोटिव था कि मैं होम साइंस पढ़ाऊँगी, हर तरीके से कोशिश करूंगी बच्चों को समझाने की। लेकिन आप लोगों ने हमें सपोर्ट उतना अच्छा दिया नहीं। कुछ बच्चे हैं जो शुरू से जुड़े हैं और अब तक जुड़े हैं, कुछ तो कभी इस चैनल कभी उस चैनल, कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी आप लोग अगर ये गलती कर रहे हो, कभी इधर उधर भाग रहे हो, तो ये आप अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 18, रक्ताल्पता की स्थिति बच्चों में होने वाले निम्न संज्ञानात्मक क्रियाओं को प्रभावित करता है? कि एकाग्रता का अभाव हो जाता है, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, या फिर डी है निम्न में से सभी। जब भी रक्ताल्पता या एनीमिया की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये सारी समस्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बेचैनी, घबराहट, थकान जो हमेशा रहता है ना, इस वजह से एकाग्रता का अभाव हो जाता है, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाएगा, भाई चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और ध्यान केंद्रित वो नहीं कर पाएगा किसी भी एक विषय पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 19, बच्चों में होने वाला क्रिएटिनिज्म किसकी कमी का प्रभाव है? विटामिन डी की, कैल्शियम की, आयोडीन की, या उपर्युक्त सभी को। तो क्रिएटिनिज्म आप जानते हो बच्चों में, देखो बड़े लोगों में ज़्यादातर घेंगा होता है, ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है और वो गले में बड़ी होकर दिखने लगती है, फूल कर बड़ी हो जाती है, ठीक है, मोटी और बड़ी हो जाती है। तो वो हमें बड़े में तो हमें दिखता है कि जो घेंगा होता है, लेकिन बच्चों में ये जो समस्या है वो क्रिएटिनिज्म के रूप में दिखाई देती है। इससे बच्चे में मतलब कह सकते हैं बुद्धि कमज़ोर हो सकती है, उनकी जन्म के समय कुछ विकार हो सकते हैं, ये सारी समस्याएं देखने को बच्चों में मिलती है, इसे हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन 20, आयोडीन की हीनता विकार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित करती है? जो आयोडीन वाली जो समस्या है, आयोडीन की कमी से होने वाले जो विकार हैं, वो देश की कितनी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है? 10%, 12%, 13% या फिर 14%?
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो होगा सी ऑप्शन 13%। मतलब 13% को तो ये बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, ये वो लोग हैं। लेकिन एक आंकड़ा और है 30% का। जो 30% वाली ये जो समस्या है, इसका मतलब 30% लोगों को इसका खतरा रहता है। लेकिन जो 13% लोग हैं, ये गंभीर प्रभावित लोग हैं, जिनमें जैसे बच्चों में क्रेटिनिज्म हो सकता है, बड़ों में घेंगा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। लेकिन ये नहीं कि 13% तो कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं, ये भी लोग बहुत है, बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा 30% लोगों को भी ये खतरा बना रहता है, ठीक है ना। और ये जो आयोडीन की कमी का मतलब कुछ क्षेत्र विशेष से भी संबंधित है। जैसे कहते हैं तराई वाले जो क्षेत्र होते हैं, हिमालय का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसी जगह जो है, केरल कर्नाटक वाली जगह हैं, इन जगहों पर कहते हैं आयोडीन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं आयोडीनहीनता विकार या फिर आईडीडी कहलाते हैं, ठीक है। आईडीडी का मतलब जानते हो, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसे ही आपको आईडीए मिले, आईडीए अगर आपको मिला कहीं भी लिखा मिले तो आप कहोगे क्या, आयरन रिलेटेड मतलब जो डिजीज़ होती है उसके लिए, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम आईडीए कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आईडीडी और आईडीए में डिफरेंस है। आईडीए अगर है तो आयरन की प्रॉब्लम है, ठीक है। एनीमिया डेफिशिएंसी ए से मतलब एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और जो आईडीडी है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपके आयोडीन से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि जब नेट में प्रश्न आता है ना तो ये यही चीज़ें लिख देते हैं, आईडीडी, आईडीए, और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 21, पोषण अभियान या समग्र पोषण के लिए पीएम की व्यापक योजना झुंझुनू मार्च 2018 में किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो योजना थी ये भी पोषण को रोकने के लिए थी, तो ये राजस्थान में शुरू की गई थी। झुंझुनू नामक स्थान पर 2018 में पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन है 22, एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया है, ये नहीं है कोई करंट का प्रश्न नहीं लाई हूँ, एनसीईआरटी के प्रश्न है भाई। जो योजना से संबंधित चीज़ें होती हैं वो तो चाहे करंट की हो चाहे कहीं की भी हो, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी मेन योजनाएं हैं आपकी, खासतौर से जो ग्रामीण के स्वास्थ्य वगैरह से जुड़ी हुई, पोषण से जुड़ी हुई योजना है, होम साइंस वालों को हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का महत्वपूर्ण संवेदनशील वर्ग कौन सा है? गर्भवती माता, छोटे बच्चे, दुग्ध पान कराने वाली माता, या डी है निम्न में से सभी? तो ये सभी लोग क्या हैं, हमारे पोषक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संवेदनशील लोग यही हैं। यही 3 वर्ग जो हैं ज़्यादा न्यूट्रिशन से प्रभावित होते हैं। सुबह के टाइम सच में बोलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। क्वेश्चन है 23, ये चीज़ें कुछ दिनों से हो गई हैं, जब से कुछ दिनों से क्या कह सकती हूँ, मतलब जब से मैंने स्कूल कॉलेज छोड़ा है तब से हो गई हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज जब मैं जाती थी तो बहुत सारे काम करके जाती थी, तो वहाँ पर जब तक आवाज़ खुल जाती थी, घर में लोग थे, बोलते चालते जाती थी। और लेकिन अब घर में क्या होता है, सीधे उठो बेड से, अभी सुबह उठी, थोड़ा मेन काम जो था किचन विचन का निपटाया और आके सीधे मैंने लाओ पहले क्लास ले लेती हूँ। तो क्या है, गला बैठा हुआ सा लगता है सुबह के टाइम। और आप लोग तो सभी जानते हो मुझे थोड़ा गले का इशू रहता भी है, आपको बता ही रखा है, जो समस्याएं अभी बीच में हुई सब कुछ आपको पता है। तो बहुत मतलब ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर क्लास शाम को रिकॉर्ड करती हूँ। तो क्वेश्चन 23 है, पोषण नियंत्रण की लंबी अवधि की योजनाओं में सम्मिलित है। ए है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित तथा भोजन उपलब्धता में सुधार करना। बी है पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। सी है रोजगार परक योजनाओं और जन वितरण प्रणाली भूमि सुधार व मिलावट को रोकना। डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर सभी ये चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। जब हम पोषण नियंत्रण की लंबी अवधि की कोई योजना बनाते हैं तो उसमें खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं, भोजन की उपलब्धता में भी ध्यान का भी सुधार करते हैं। मान लो कोई चीज़ आपने, कोई खाद्य है उसको सुरक्षित कर लिया, ठीक है, लेकिन वो सुरक्षित करके ऐसा ना हो गोदाम में पड़ा हुआ सड़ता रहे, उसको समय पर लोगों को उपलब्ध भी आप करा सको, ठीक है। पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना कि कोई भी पदार्थ है आपसे कितना मतलब उसमें पोषक तत्व प्रदान होगा, इस उपलब्धता को सुनिश्चित करना। रोजगार परक जो योजनाएं होती हैं वो भी लागू करना, ठीक है।
क्योंकि हमेशा आप फ्री में किसी को हर चीज़ नहीं दे सकते हो, तो रोज़गार भी थोड़ा देना जिससे वो लोग खुद भी अपनी कमाई को बढ़ाएं। और जब किसी व्यक्ति की कमाई बढ़ती है तो आप जानते हो उनका न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें वो भी मिल पाएंगी। साथ ही साथ है जब उनके पास पैसा होगा तो वो शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे, तो धीरे धीरे खुद ही सारी समस्याएं कम हो जाएंगी जब वो शिक्षित हो जाएंगे। जन वितरण प्रणाली भूमि सुधार व मिलावट को रोकना, बिल्कुल जो जन वितरण भूमि का जो मतलब जन जन तक, किसी के पास तो बहुत सारी भूमि है, किसी के पास रहने की तक व्यवस्था नहीं है, एक रूम की व्यवस्था नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का सुधार करना। और जो मिलावट की वजह से कुपोषण होता है उसका सुधार करना। तो इसमें ये सारी चीज़ें, पोषण नियंत्रण की जो लंबी अवधि की योजनाएं होती हैं तो उसमें सिर्फ पोषण नहीं देखा जाता, उसमें और भी बेसिक नीड्स को देखा जाता है लोगों की। क्वेश्चन है 24, विभिन्न कार्य नीतियाँ जिनका उपयोग जन पोषक समस्याओं से जूझने के लिए किया जाता है निम्न प्रकार वर्गीकृत है। ए है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ, बी है पोषण आधारित दृष्टिकोण, सी है औषधि दृष्टिकोण, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो भी नीतियाँ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो होती हैं ये सारी नीतियाँ जो हैं आपकी सही होंगी, ठीक है। जब भी हम कार्य नीतियाँ या फिर उनका उपयोग जन पोषक की समस्याओं से जूझने के लिए करते हैं तो हम इन सब समस्याओं को इस तरीके से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ बनाते हैं, फिर हम पोषण दृष्टिकोण अपनाते हैं, पोषण आधारित दृष्टिकोण। भाई पोषण के माध्यम से ही आप जन का स्वास्थ्य सही कर सकते हो और तभी वो समस्या दूर होगी। और फिर अगर उससे नहीं होता तो हम औषधि दृष्टिकोण, मतलब जो हम दवाइयाँ देते हैं औषधि के रूप में देते हैं। अब जैसे हमें मछली का तेल पिलाना है तो क्या हम उन्हें मछली खिलाने जाते हैं? नहीं, हम क्या, या तो पहले हम उनको बताते हैं कि भाई आप ये चीज़ें खाओ, अगर उस क्षेत्र में अवेलेबल हैं, कम पैसों में उनके दामों में अवेलेबल हैं, वो कोशिश करते हैं। नहीं तो हम उसे औषधि दृष्टिकोण में, मतलब क्या है, चम्मच में दवाई के रूप में कहते हैं ये तेल बच्चे को पिला देना। तो ये सारे वो क्या औषधि की तरह हो गई, तो डी ऑप्शन से हो जाए। या फिर हम आयरन की गोलियां देते हैं तो ये क्या औषधि के रूप में दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। क्वेश्चन 25, इस दृष्टिकोण में संवेदनशील समूह को पोषक पूरक, या पोशाक नहीं होगा, ये पोषक होगा, ठीक है, पूरक भोजन, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए, ध्यान नहीं दिया। भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं और रोगों की कमी के खतरे को कम किया जाता है। पूरा मिस्टेक हो रहा है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कम किया जाता है, यहाँ पर भी मिस्टेक है और यहाँ पर भी मिस्टेक है। ये हो गया जल्दबाजी में, कैसे भी लास्ट क्वेश्चन था तो कोई नहीं, आपको मैं बता दे रही हूँ। इस दृष्टिकोण में संवेदनशील समूह को, मतलब संवेदनशील समूह से मतलब है जो कुपोषित है या जिसे कोई भी विकार है न्यूट्रिशन से संबंधित, ठीक है, तो उसे पोषक पूरक देते समय, ठीक है, या भोज्य पदार्थ जो दिए जाते हैं और रोगों की कमी के खतरे को कम किया जाता है तो उसे क्या पोषण आधारित दृष्टिकोण कहते हैं, औषधीय दृष्टिकोण कहते हैं। ए बा बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही होगा, ठीक है। ये जो सबसे पहला हमने आपको बताया था, यहाँ पर हमने आपको 3 दृष्टिकोण बताए थे, आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ। तो आहार अथवा भोजन आधारित जो कार्य नीतियाँ होती हैं इनमें बहुत सारी व्यापक योजनाएं आ जाती हैं। जो अभी हमने कुछ समय पहले आपसे बात की उसमें हम ये भी देखते हैं कि उनको रोजगार की व्यवस्था भी हो जाए, उनके रहने की भी, मतलब जो भूमि है उसका भी सही वितरण हो जाए, जो सबको एक कम से कम रहने को छत तो नसीब हो ही सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, बकाया न्यूट्रिशन तो आता ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रश्न अभी किया है, जो यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसमें जो है आपका ये पोषण आधारित जो 2 और 3 हमने बताए थे, पोषण आधारित दृष्टिकोण और औषधि दृष्टिकोण, ये 2 जो है इसमें काम में लिए जाते हैं मेनली, ठीक है ना। ओके, ये 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बताना ना भूलिएगा, और मिलते हैं कल नई वीडियो में। और इस प्रश्न को थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं बताऊं, जो ये प्रश्न है जैसे कि ये थोड़े अल्प आधारित योजनाएं होती हैं। जो पहली वाली थी वो हमने बताई थी व्यापक योजना होती है, ठीक है। जो आहार अथवा भोजन आधारित नीति होती है ये काफ़ी व्यापक होती है। अब किसी को आपको रोजगार देना है, उसके साथ आपको न्यूट्रिशन भी देना है, उसको घर मकान की व्यवस्था भी करनी है, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, वो एक व्यापक योजना होती है। और आप जानते हो जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ये योजनाएं कहीं ना कहीं इन्हीं का रूप है, ठीक है। तो क्या उन्होंने मकान एक ही साल में सबको बना के दे दिए? नहीं, जब से वो आए हैं गवर्नमेंट में तब से धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो
अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे किसी को आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन की कमी है तो उससे संबंधित उसे दवाइयाँ दे दी, खान पान को प्रोत्साहित कर दिया कि भाई सस्ते दामों में भी फल सब्जी मिल सकते हैं, आप वो खा सकते हो जिससे आयरन की कमी दूर हो जाए। तो ये शॉर्ट टर्म समस्याएं होती हैं, तो इसको हम औषधि द्वारा भी सही कर सकते हैं, या फिर खाली पोषण आधारित दृष्टिकोण अपना लिया कि उनका कैसे भी पोषण को सुधार उनका कर दिया, न्यूट्रिशन को सुधार दिया कि कैसा कैसा आपको पोषक तत्व लेना है जिससे आपका पोषण अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म वाली समस्याएं होती हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं कल, जाते जाते शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।